नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं हिंदी की एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। तो दोस्तों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। आज मैं आपको कुछ ना कुछ इतना नया ज़रूर बताऊंगा कि आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और फिर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज आपको क्या क्या नया सीखने को मिला। संज्ञा आपने किताबों के माध्यम से पढ़ी होगी, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों हमारे जो दिमाग में रहता है वो सीधा सीधा आपका सिलेक्शन रहता है। आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम बारीक से बारीक बात भी आपको बताते चलते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आप क्या क्या नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों शब्द और पद के बारे में। शब्द और पद के बारे में जान लेते हैं कि शब्द और पद में आखिर अंतर क्या होता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि आप शब्द को ही पद कह देते हैं और पद को ही शब्द कह देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है। वही अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा। शब्द दोस्तों जब अकेले में प्रयोग हो, जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, तब वहाँ पर उसे हम कहेंगे शब्द। और जब वही शब्द दोस्तों किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग में आता है तब हम उसको कहते हैं पद। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, और इसी राम को अगर मैं वाक्य में प्रयोग कर लूँ, जैसे कि राम पानी पीता है, राम पानी पीता है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये वाक्य है, और ऊपर जो देख रहे हैं यह है केवल एक शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो राम है ये पद कहलाएगा क्योंकि ये एक वाक्य के अंदर प्रयोग में आया है। लेकिन ऊपर वाला जो राम है इसे हम शब्द कहेंगे क्योंकि दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आया है। तो यही अंतर होता है शब्द में और पद में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पद और शब्द में क्या क्या बेसिकली अंतर होता है। अब दोस्तों जो आपसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, वो अगला सवाल ये है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आमतौर पर देखा गया होगा कि ये बातें बहुत ही कम टीचर आपको बताते हैं। संज्ञा की शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली संज्ञा पढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे दिमाग में केवल आपका सिलेक्शन रहता है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो पद होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए तो बात ध्यान रखना कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद होते हैं 5 प्रकार के, जो इस प्रकार हैं। कैसे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार के पद होते हैं दोस्तों जो वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इन्हीं पदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो संज्ञा भी क्या है? एक पद है, और आज से हम संज्ञा की ही शुरुआत करेंगे। संज्ञा खत्म करने के बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद अव्यय हम पढ़ेंगे। तब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा संज्ञा से अव्यय तक। और ये पांचों के पांचों क्या हैं? पद हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और आपको अब तक समझ में आ भी गया होगा कि पद 5 प्रकार के क्यों होते हैं। तो जैसे कि पहला पद है संज्ञा, तो और संज्ञा की ही आज हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है और इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों संज्ञा को हम आमतौर पर नाम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संज्ञा को हम नाम भी कह देते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी संज्ञा की परिभाषा व्यक्त करते हैं कि किसी का नाम ही उसकी परिभाषा होती है। किसी का नाम ही उसकी परिभाषा होती है, और दोस्तों किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है, और संज्ञा के बिना पहचान अधूरी होती है। संज्ञा के बिना पहचान अधूरी कैसे होती है? क्योंकि अभी मैंने कहा था आपसे कि किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है, या किसी की संज्ञा ही उसका नाम होती है। तो संज्ञा का एक अर्थ होता है उसकी पहचान। तो इसलिए दोस्तों पहचान अधूरी होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं उससे मिल करके आया था, उससे क्या है? सर्वनाम है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, तो उसकी पहचान अभी अधूरी है। आप समझ नहीं पाएंगे, पता नहीं किसकी बात चल रही है, लेकिन आप इतना समझ जाएंगे कि हाँ ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा है। तो इसलिए दोस्तों संज्ञा के बगैर पहचान अधूरी रहती है, और भाषा का
मतलब निर्माण होना संभव ही नहीं है संज्ञा के बिना। बिना संज्ञा के भाषा का निर्माण संभव नहीं है। भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक हम संज्ञा का प्रयोग ना करें। तो समझ में आ गया आपको संज्ञा क्या होती है। तो आप मोटा मोटा ये समझ के चलें कि संज्ञा जो होती है दोस्तों वो पहचान होती है, नाम होती है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो ये होती है हमारी संज्ञा। अब दोस्तों संज्ञा का करते हैं हम वर्गीकरण। ठीक है, क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। संज्ञा का वर्गीकरण दोस्तों दो आधारों पर होता है। कितने आधारों पर होता है? दो आधारों पर होता है। पहले हम लिखते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा हम लिखते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, संज्ञा का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? अगर दोस्तों अभी तक नहीं पूछा गया है, शायद मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए कि संज्ञा का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जो भी परिभाषा मैं आपको बताऊं उसे सुंदर सुंदर तरीके से आप लिख लें। संज्ञा का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहले होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, पूछा जाए तो तुरंत से आप ऑप्शन लगा देना कि दो प्रकार से होता है। अब अगला जो सवाल आपसे आ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो 5 मत लगा देना, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? ऋण, यौगिक और योग ऋण। कुछ कुछ आपको अब याद आ रहा होगा। आ रहा है? जब हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ाया था आपको, तब हमने आपको यही बताया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ऋण, यौगिक और योग ऋण। इसीलिए दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप शब्द भेद वाला पार्ट देख लें, जिसके अंतर्गत हमने बताया था आपको व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की होती है। अब अगर आपसे अगला सवाल ये पूछा जाता है दोस्तों कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 3 मत लगा देना, यहाँ पर कह देना कि 5 प्रकार की होती है। और यहाँ कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। तो 5 प्रकार में आप सबसे पहला प्रकार कौन सा लिखेंगे? व्यक्तिवाचक। दूसरा प्रकार आप कौन सा लिखेंगे? जातिवाचक। और तीसरा प्रकार कौन सा लिखेंगे? समूहवाचक। चौथा लिख लेंगे द्रव्यवाचक। पांचवा लिख लेंगे भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है दोस्तों। शुरू से एक बार रिवाइज कर लेना। संज्ञा का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? आप कहेंगे 2 प्रकार से होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ये तो हम शब्द भेद में पढ़ ही चुके हैं, ये पढ़ेंगे आज से। और आज जो संज्ञा के अंतर्गत जो पहला प्रकार पढ़ा जाएगा अर्थ के आधार पर, वो पढ़ा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि संज्ञा को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे, तो ऐसा हम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी हम नहीं करते हैं। हम आराम से आपको समझाएंगे, चाहे भले ही 1-2 वीडियो इसकी एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा, अगर हम इसको एक ही वीडियो में बनाने लगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि हम 5 प्रकार की संज्ञा ही नहीं पढ़ ली, केवल 5 प्रकार पढ़ लिए और संज्ञा खत्म नहीं है। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है तब क्या करना होगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी है तब क्या करना होगा। या फिर दोस्तों आपने ये सुना है कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समूहवाचक संज्ञा हो सकती है? नहीं सुना होगा। हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पूरा वीडियो मतलब पूरी संज्ञा का वीडियो एक ही नहीं बन सकता, हम 2 भागों में इसको बांट करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप लिख लें, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख लें राम, गंगा, पटना,
और कंचनजंगा, कंचनजंगा ये एक पर्वत चोटी का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है। तो इस प्रकार की जो संज्ञा होती है दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है। अब इसमें हम अंतर भी करते करते चलेंगे। ये जो मैंने लिखे हैं ना दोस्तों यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल, तो ये हमने इसलिए रखे हैं ताकि हम तुलना भी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा पैसेंस बनाना और धीरे धीरे से समझ के चलना कि चीज़ें कैसे आपके समझ में आ रही हैं। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है दोस्तों जो पूरी जाति का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, नदी और पर्वत, ये तीन एग्जाम्पल आपको समझने के लिए काफ़ी हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है। लड़का, मैंने कहा लड़का एक जाति का नाम है। राम ये एक लड़के का नाम था। लड़के बहुत सारे हो सकते हैं ना, है ना, पूरी जाति जितनी भी लड़कों की जाति है ना पूरी की पूरी वो सब लड़का शब्द में समा गई है। और यहाँ पर राम केवल एक लड़का था। नदी ये पूरी नदियों का बोध करा रही है। जितनी भी वर्ल्ड के अंदर नदियाँ हैं पूरी नदियों का बोध करा रही है ना, यानी नदियों की जो एक जाति है उसको हम नदी कहते हैं। गंगा जो कि एक विशेष नदी का नाम है। सभी नदियों को गंगा नहीं कहते, केवल और केवल एक नदी को गंगा कहते हैं। एक ही नदी का नाम है गंगा, लेकिन गंगा जैसी बहुत सारी नदियां हैं और उन सारी नदियों को हम कहते हैं नदी। तो नदी एक जाति है ना, सारी नदियों का बोध कराती है। पर्वत, पर्वत भी एक जाति है क्योंकि बहुत सारे पर्वत होते हैं और उनमें से जो एक पर्वत है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा केवल और केवल एक पर्वत है, लेकिन पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए पर्वत क्या है, एक जाति है, क्योंकि इसमें एक विशेष नाम नहीं है किसी भी पर्वत का। नदी किसी एक विशेष नदी का नाम नहीं है। लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है। ये पूरी पूरी जातियों के नाम हैं। लेकिन ऊपर हम देखेंगे राम एक लड़के का नाम होगा, गंगा एक नदी का नाम है, कंचनजंगा एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनमें अंतर भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक, और इसको कभी कभी हम समुदायवाचक भी कहते हैं। वह संज्ञा जब किसी व्यक्ति या जाति का बोध ना करा करके किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल जो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों वो भी आप लिखना, है ना। नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसकी परिभाषा क्या है, आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम में तो आपके थोड़ा बहुत टाइम है, तो इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक। एग्जाम्पल आप चाहे कितने भी लिख लें घर पे, एक एक दो दो लाइनें छोड़ देना। एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समूहवाचक में आप देखेंगे वर्ग, टीम और सभा, समिति, आयोग, पुलिस, सेना, कर्मचारी, अधिकारी, परिवार, टी सेट आदि, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्यों लिखवा दिए, क्योंकि आपको जातिवाचक और समूहवाचक में अंतर समझ में आ सके। परिवार से शुरुआत करते हैं ना, परिवार से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। परिवार दोस्तों कोई जाति नहीं है ना, परिवार कोई जाति नहीं हो सकती। परिवार एक समूह होता है, ठीक है। समूह में और जाति में क्या अंतर है, जैसे लड़का था, लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा था। नदी थी, पूरी नदियों का बोध करा रही थी। परिवार, परिवार क्या है, परिवार एक समूह है ना। नदी एक ही तो बहती है ना, आपने देखा होगा, लेकिन परिवार एक समूह है दोस्तों, जहाँ सब लोग इकट्ठे बनकर रहते हैं। वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, इनका तो अर्थ ही समूह होता है, इन्हें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी विशेष वर्ग ले लो आप, या कोई टीम, टीम क्या है, समूह ही तो होती है। सभा क्या है, सभा जब हो रही होती है तो उसमें भी बहुत सारे समूह होता है। समिति क्या है, समिति में बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, वो भी एक समूह हो जाता है। आयोग क्या, आयोग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी एक समूह हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो शब्दों में ही इनका अर्थ आप निकालेंगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा। पुलिस, पुलिस दोस्तों कोई जाति नहीं है, बहुत सारी पुलिस थोड़ी ना होती है दुनिया में, है ना।
पुलिस केवल एक समूह होता है, विशेष समूह होता है ना। सेना भी एक समूह है, कर्मचारी भी एक समूह है, अधिकारी भी एक समूह है, परिवार मैंने आपको समझा ही दिया, टी सेट है ना, ये भी एक समूह होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये पढ़ने के बाद फिर हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा से कैसे लिंक है या हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक कैसे बना सकते हैं। फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो कब कब समूहवाचक में या जातिवाचक में प्रयोग में आ सकती है, या फिर जब कोई जातिवाचक संज्ञा है तो कब कब दोस्तों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग में आ सकती है। कुछ भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि कुछ जो समझाते हैं ना आपको कि इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो, भाइयों एग्ज़ाम जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग को हम लोग नहीं लग सकते, उसको नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ उठा करके दे दे। और फिर हिंदी कोई इतना व्यापक एरिया तो है नहीं हिंदी का जो बहुत ज़्यादा समय लगे या समझ में ना आए। तो जब पढ़ रहे हैं तो एक आध वीडियो एक्स्ट्रा ही सही, तो उसमें क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए आप दोस्तों पैसेंस बनाए रखना, हम आपके लिए ऐसी तैयारी करा देंगे कि आपको कहीं से भी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप तैयारी में लग जाइए, जल्दी से जल्दी आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो हमसे लेनी है तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाएंगे, प्लेलिस्ट का आपको जो है लिंक मिलेगा, सारे वीडियो वहां पर अवेलेबल हैं, शुरू से लेकर आज तक जितने हमने पढ़ाए हैं ना, हिंदी या संविधान, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें, और शब्द भेद वाला जो इससे पहला वाला वीडियो था उसको भी देख लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार।